तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम लोग जो हमारे एफएमसीजी कंपनीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 या 5 कंपनीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इस वीडियो में बेसिकली राइस रिलेटेड जो बिजनेस है आपके केआरबीएल, फिर आपका जो एलटी फूड्स है, इन दोनों कंपनी के बारे में फोकस रखेंगे। बिकॉज एक और कंपनी है चमन लाल सेठिया, बट वो ट्रेडिंग के केस में काम करता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपका एलटी फूड्स और केआरबीएल को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 4 या 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहले, अगर आपको दोनों बिजनेस को समझना है तो आपको राइस एज अ क्रॉप के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर दोनों बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे डिमांड सिनेरियो चल रहे हैं, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, सारे बिजनेस कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उनके मार्जिन ट्रैजेक्टरी किस तरह की होती है। फिर जब आप सिंस आप राइस एक कमोडिटी हो गया, तो उसके लिए आपको इनकी जो वर्किंग कैपिटल और जो कैश फ्लोज है, इन्वेंट्रीज हो गई, उनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। उन चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कंपनी जिससे से कमोडिटी प्ले है, उससे कौन सा बिजनेस ट्रांसफॉर्म होकर आपका एक प्योर प्ले एफएमसीजी कंपनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको देखेंगे। फिर एंड में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे एक बिजनेस जो है, किसका बिजनेस मॉडल जो है एक सुपीरियर है एज वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर। फिर एंड में कुछ बात करेंगे जो कुछ इशूज वगैरह चल रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गई, यूएस में टैरिफ के इशूज हैं। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और पूरा कनेक्ट करेंगे और वीडियो को कंक्लूड करेंगे। देखते हैं कैसे इन दोनों बिजनेस को देखा जाना चाहिए। तो चलिए राइस के बारे में कुछ बात करते हैं। तो राइस क्या है, आपको पता है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप कहने का मतलब क्या है, जब आपकी चावल की फसल उगाई जाती है तो वहाँ पे आपको पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। तो सिंस आपको पता है हमारे इंडिया में पानी का क्राइसिस हमेशा से रही है, तो इंडिया एक बेसिकली राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कैसे बन गया। तो आपको पता है जब 1960s में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वहाँ पे ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की कंसेप्ट थी वो स्टार्ट हुई थी। वो उससे क्या हुआ, आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड मान लीजिए, फिर आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी बेल्ट में पूरा आपकी राइस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। अब आप देखिए, अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बताऊं कि राइस की प्रोडक्शन कितनी होती है, लगभग 540 मेट्रिक टन के आसपास प्रोडक्शन होती है। फिर इसी में अगर मैं इसको इंडिया के ऊपर ले आऊँ ना, तो लगभग इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है राइस, वो मान लीजिए 140 मेट्रिक टन है। अब इस नंबर को आपको आपको रिलेवेंस तब समझ में आएगा जब आप इसको चाइना से कंपेयर करेंगे। तो आज से कुछ 2 या 3 साल पहले चाइना जो था वो आपका मेजर मेजर नहीं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ राइस था। आज के डेट में क्या हो गया, ये जो पोजीशन है वो इंडिया ने उसको ले ली है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो अच्छी बात है, इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ राइस हो गया है। बट एट द सेम टाइम जब आप प्रोडक्टिविटी को देखते हो ना, कि मतलब 1 हेक्टेयर लैंड पे आपने कितनी राइस उगाई इन द केस ऑफ इंडिया एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर चाइना, तो आप ऐसा देखेंगे कि चाइना के केस में जो प्रोडक्टिविटी है वो मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद इंडिया। ऐसा क्यों है, बिकॉज वहाँ पे आपके ये एग्री की जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स होती है वो सब यूज की जाती है। फिर वहाँ पे जो सीड्स वगैरह है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, वहाँ पे पहले आ गई है। तो इंडिया उस चीज में अभी भी लैग कर रहा है। तो ये कुछ इसके बारे में हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो ये दोनों बिजनेस है किस सेगमेंट में काम करते हैं। अब देखिए राइस के अंदर भी अलग अलग टाइप्स ऑफ राइस होती है। जैसे अगर इन दोनों का एग्जांपल है, तो जैसे आपका एल्टी फूड्स है, वो आपके जैस्मिन वैरायटी के राइस हो गया। फिर आपकी जो बासमती की जो राइस होती है, उन दोनों को उगाता है। आपकी केआरबीएल हो गया, वो भी पूरा बासमती राइस में काम करता है। बासमती जो है बेसिकली है क्या, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, फिर आपकी और भी चीजें होती हैं जो उस लोकल वराइटीज, जो लोकल एरियाज होता है उनकी जो क्रॉप वगैरह होती है, यूजन होती है, उसके लिए बना जाता है। तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है इन द केस ऑफ बासमती राइस, ये कहाँ के लिए दिया गया है, ये बेसिकली मान लीजिए पाकिस्तान के कुछ इलाके और जो इंडिया के कुछ इलाके हैं, यहाँ पे जो उगने वाले राइस है उसका जो अरोमा होता है, फिर उसमें जो वाटर की कंटेंट होती है, मॉइस्चर कंटेंट होती है, फिर जो उसकी एजिंग से उसमें जो क्वालिटी आती है, इन सभी पैरामीटर को लेके बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया है इन द केस ऑफ राइस। तो ये है बासमती राइस। अब देखिए, हमने अभी बात किया कि इंडिया के केस में लगभग 140 मेट्रिक टन जो होती है राइस की पूरी उपज है। अब अगर आप पूरी राइस की पूरी मार्केट को देखोगे ना, तो वहां पे बासमती राइस कितना आता है, लगभग प्रोडक्शन बहुत ही कम है। लगभग मतलब आप ये समझ लीजिए कि 10-15 मेट्रिक टन के आसपास लगभग प्रोडक्शन होती है। कहने का मतलब क्या है, पूरी राइस मार्केट का सिर्फ 2 या 3% जो है वो आपकी बासमती राइस है। तो आप देख रहे हो कि एक बहुत ही छोटी सी प्रीमियम सेगमेंट है, वहां पे आपकी बासमती राइस उगाई जाती है। अब ये जो बासमती राइस है, ऑफ कोर्स आपको प्रीमियम मिलता है यहाँ पे। अब बासमती राइस का कंज्यूमर कौन है, अब इसका जो कंज्यूमर है, आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट मार्केट हो गया ना, तो आप देखिए सब उसकी जितनी भी इंडिया में बासमती राइस उगती है, मान लेते हैं चलिए 10 मेट्रिक टन उगती है राइस, है ना। तो उसमें आप देखेंगे लगभग 80% जो राइस है, 70-80% जो राइस है, वो आपको पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रीमियम राइस है वो आपकी बाहर की मार्केट में जाती है, और जो इंडिया की मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट, वहां पे आपकी जो बासमती राइस है उसका कंजम्पशन है। बट वेन यू आर कंपेयरिंग ना, कि आपकी जो डोमेस्टिक, आपकी जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है, वहां पे आपकी बासमती राइस ज्यादा जाती है और इंडिया के अंदर कम आती है। अब बाहर में कहाँ जाती है, तो जो मैंने पूरा पूरा मान लीजिए आपके अगर 10 मेट्रिक टन आपकी उपज है, तो लगभग 7 मेट्रिक टन बाहर जा रही है। उसमें से भी लगभग 90% जो है वो आपकी मिडिल ईस्ट मार्केट में जा रही है। अब मिडिल ईस्ट में क्यों जाती है, आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में जो पूरी आपकी इंडिया की डायस्पोरा हो गई ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, जो भी जीसीसी कंट्रीज है, वहां पे पूरी जो इंडियन डायस्पोरा हो गई, वहां पे आपकी राइस की कंजम्पशन होती है। फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड भी आपका पूरा, ये जो आपके रमजान वगैरह जो महीने होते हैं, वहां पे भी राइस की खपत ज्यादा होती है। तो पूरा ये एक्सपोर्ट सेगमेंट आपका मिडिल ईस्ट में काम करता है।
तो ये हो गया पूरे इसके प्रोडक्शन के बारे में और इसके कहाँ कहाँ पे चीजें उगती हैं। फिर यूएस मार्केट भी है, सिंस आप देखते हो इंडिया में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यूएस में रेमिटेंसेस वगैरह वहां से भी आते हैं। फिर आपकी यूरोपियन मार्केट हो गई, वहां पे भी चीजें चीजें जाती हैं, तो कंपनियां उस तरफ भी आगे बढ़ रही है। अब यहीं पे देखिए, अगर मैं पूरी जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ रेट कितना है, तो अगर आप देखेंगे ना तो लगभग जीडीपी के आसपास ग्रोथ रेट है। कहने का मतलब क्या है, लगभग 5 से 7% आपकी पूरी राइस मार्केट जो है, खास करके बासमती राइस की जो मार्केट है वो बढ़ रही है ना। तो अब देखेंगे, अब यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों बिजनेस के बारे में। आप देखिए एलटी फूड्स और जो केआरबीएल है, ये लोग ग्रो करने की कितने कितने पे ग्रो करने की बात करता है। अब देखिए मैंने बोला कि पूरी जो सेक्टर है बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट होगी, दोनों लगभग 5 से 7% ग्रो कर रही है। यहाँ पे वैसे ब्रांड्स जो आपकी बेसिकली मार्केट शेयर कैप्चर करके रखे हुए हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपको मालूम है, तो वो लोग उससे फास्टर पेस में ग्रो करते हैं। अब जब मैं केआरबीएल या एलटी फूड्स की बात करूँ तो दोनों कंपनी लगभग लगभग उसी के आसपास बात करता है कि लगभग हम 10% के आसपास ग्रो करने की बात करते हैं लोग। तो इनका जो गाइडेंस वगैरह है वो उसी के आसपास है, और इनका जो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वो भी आपको मान लीजिए एलटी फूड्स है लगभग 11-12% के आसपास बनाता है, और जो केआरबीएल है वो 15% बनाता है। अब ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, तो देखिए अलग अलग कारण है। अब खास करके जब आप देखते हो ना, केआरबीएल का बेसिकली ब्रांड क्या है, इंडिया का ब्रांड है, वो इंडिया का लीडिंग ब्रांड है ना, तो वो लोग वहां पे प्रीमियम बेसिकली उस पर कमांड करते हैं, इसलिए वहां पे आपको दिखता है कि उसकी मार्जिन ज्यादा मिल रही है। वहीं जब आप एलटी फूड्स को देखते हो ना, वो आपकी मिडिल ईस्ट मार्केट में सर्व करता है, फिर आपकी अमेरिकन मार्केट हो गया वहां पे सर्व करता है, तो उनको लगभग मान लीजिए 12% के आसपास मार्जिन मिलता है। अब अगर मैं यहीं पे इनके कुछ रेवेन्यू की स्प्लिट के बारे में बताऊं, तो आप देखोगे ना कि जो आपका ये केआरबीएल हो गया, लगभग इसका मान लीजिए आपका 70% मार्केट जो इंडियन मार्केट से आता है, लगभग 30% आपका मिडिल ईस्ट मार्केट से आता है। तो अब देखिए, जो केआरबीएल जो कंपनी है वो आपकी मिडिल ईस्ट मार्केट में काम करती है और डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है। अब जब इसको मैं एलटी फूड से कंपेयर करता हूँ ना, तो एलटी फूड देखेंगे ना आप, ये मिडिल ईस्ट में लगभग 10% का रेवेन्यू आता है। इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है ना, वो आपका नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से आता है। कहने का मतलब क्या है, अमेरिका से आता है, यूएस से आता है। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे बासमती राइस बेचते हैं, फिर आपकी जैस्मिन राइस बेचते हैं। जैस्मिन राइस कैसे बेचते हैं, इनकी एक सब्सिडरी है, उसको अभी इन्होंने एक्वायर किया है, पूरा 100% उसका एक्विजिशन कर लिया। वो सब्सिडरी कहाँ पे है, वो आपकी आपकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है ना, आपकी थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वहां पे एक राइस की अलग अलग प्रोडक्शन होती है, उसको कहते हैं जास्मिन राइस कहते हैं। उसको बेसिकली वहां से प्रोक्योर करते हैं और वो लोग उसको आपके यूएस में सेल करते हैं। अब देखिए दोनों एक, अगर मैं कुछ मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो जो एलटी फूड से आपका, वो आपका नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, लगभग मैंने बोला 46% रेवेन्यू उनका वहां से आता है, तो वहां पे नंबर 1 प्लेयर है, 60% से ऊपर उनका मार्केट शेयर वहां पे है। फिर अगर आप देखेंगे ये जैस्मिन वाली जो राइस है, उसमें भी लगभग वो लोग नंबर 1 प्लेयर है इन द केस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। अब अगर एलटी फूड देखेंगे वो लोग और क्या कर रहा है, ये तो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हमने बात कर लिया। फिर इनका लगभग 20-30% जो रेवेन्यू है वो आपका इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से आता है, जो अपनी दावत ब्रांड ऑफ राइस है ना उसको सेल करते हैं। फिर इसके अलावा ये लोग कहाँ पे आप देखते हैं, आप देखेंगे यूरोप हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे कुछ 10-20% के आसपास इनका मार्केट शेयर है, बेसिकली रेवेन्यू स्प्लिट रेवेन्यू वहां से आती है। फिर आप देखेंगे इनका लगभग 10% मिडिल ईस्ट से है। और हमने एलटी फूड्स के बारे में बात कर लिया। अब अगर आप दोनों कंपनी की ट्रैजेक्टरी देखोगे ना, बट उसके बारे में थोड़ा कुछ कंपटीशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अब कंपटीशन जो है ना इस पूरे सेक्टर में, वो आप देखेंगे कंपटीशन आपको बहुत डोमेस्टिक के केस में आप क्या होता है, एक तो खुद आपके जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वहां से आता है, मतलब केआरबीएल कम्पीट करता है आपके एलटी फूड्स के साथ, एलटी फूड्स कंपेयर करता है केआरबीएल के साथ। सिमिलरली आप देखते हो ना, जब राइस की बेसिकली प्रोडक्शन जो होती है वो वैरी करती है। आपका जब सीजन अच्छा जाएगा, कहने का मतलब क्या है, जब आपकी जो रेनफॉल है वो अच्छी होगी तो वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं, मतलब जो ब्रोकन राइस बेचते हैं, खुली खुली चावल बेचते हैं, वो लोग मार्केट में आते हैं और वहां से प्राइस वॉर स्टार्ट होता है। तो कंपनियां वहां से कंपटीशन फेस करती है। और इसके अलावा क्या होता है, और कंपनी और जो सेक्टर के इशूज क्या है ना, अब सब चीजें, कहीं मान लीजिए वेदर वगैरह चेंज हो गई, कभी मान लीजिए ड्राउट वगैरह आ गए, तो उन सभी चीजों के कारण उनकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल होती है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है। फिर हम लोग इनके मार्जिन के बारे में देखिए। अब मार्जिन के बारे में अगर आपको बात करना है, तो हमने ऑलरेडी कुछ चीजें बात की है, तो यहीं पे डिस्कस करते हैं कि कैसे बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो जो आपका केआरबीएल है, केआरबीएल क्या करना चाहता है, एक अपलाइफ इनका ब्रांड है, तो उससे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो हेल्थी हेल्दी ऑयल वगैरह हो गया ना, उन सभी चीजों में जाने की बात करते हैं। अभी वो बिजनेस इनका बेसिकली लॉस में है, कुछ समय कहते हैं कि आने वाले समय में वो लोग बेसिकली इबिटा लेवल से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये उनका अपलाइफ के बारे में। अब अपलाइफ में क्यों जा रहे हैं, वहां पे ये लोग जाके जो सफोला ब्रांड है उसको बेसिकली कम्पीट करने की बात करते हैं। चलिए ये तो हो गया केआरबीएल के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एलटी फूड्स के बारे में। अब एलटी फूड्स क्या कर रहा है, एलटी फूड्स भी कुछ आप देखेंगे रेडी टू हीट होता है, फिर रेडी टू कुक वाली चीजें होती हैं, जैसे इंस्टेंट बिरयानी वगैरह हो गया। इस तरह के जो प्रोडक्ट सेगमेंट है आप देख रहे हैं, जैसे जैसे लोगों का अर्बनाइजेशन बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है, लोग शहरों में जाते हैं, इनके पास समय कम है, बहुत मेल और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है आपका। तो उससे क्या होता है, लोगों के पास बेसिकली कुक करने का समय नहीं है, तो वहाँ पे इंस्टेंट फूड की डिमांड बढ़ रही है। तो यही चीज ये लोग आपके इंडिया में भी कर रहे हैं, और खास करके यूके और यूके और आपकी यूरोपियन कंट्रीज के केस में एलटी फूड्स करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे भी इनकी वेयर हाउस वगैरह, कंपनी वगैरह बना रहे हैं, मतलब बेसिकली फैसिलिटी वगैरह बना रहे हैं, और उससे उस मार्केट की तरफ टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर आप इसके अलावा देखोगे ना, आप ये
एलटी फूड्स और क्या करना चाहता है, ये लोग बेसिकली ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह हो गए उसके तरफ भी जाने की बात करते हैं। तो लगभग आप देखेंगे ना, इनको लगभग 15% जो रेवेन्यू है वो आपकी ऑर्गेनिक फूड से आता है, लगभग 85% जो रेवेन्यू है वो आपका ये चावल वगैरह से आता है। तो ये इनके अ, इसके मार्जिन, ये इनके बेसिकली जो बिजनेस बिजनेस है वो कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है उसके बारे में हो गया। फिर मार्जिन के बारे में बात कर लिया। अब देखिए जब आप केआरबीएल और एलटी फूड्स को देखते हो ना, तो यहाँ पे सिंस आपको पता है ये जो दोनों बिजनेस है आपकी कमोडिटी कमोडिटी हो गया ना एक तरह से, तो आपको पहले इश्यूज भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो हमने बात कर लिया कि वेदर पैटर्न्स है वो चीज होती है, बट अभी के लिए जब आप इन दोनों कंपनी को देखोगे ना, तो इन दोनों कंपनी के केस में जो इश्यूज हैं वो आपके वेदर से ज्यादा आपके एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले केआरबीएल के बारे में बात करते हैं। केआरबीएल क्या है, हमने अभी देखा कि इनका लगभग 20-30% जो रेवेन्यू है वो आपका मिडिल ईस्ट से आता है, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज है वहां से आता है। अब केआरबीएल के केस में क्या हुआ है, इनका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चला है ना सऊदी अरेबिया वाले केस में, तो वहां पे पूरा वो डिस्टर्ब हो गया है एक तरह से। तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग वहां पे मार्केट शेयर को अपने लूज कर रहे हैं। तो एक चीज वहां पे हो गई। और उससे बड़ी चीज क्या हो गई, आपने अभी देखा पिछले कुछ समय में मिस्टर ट्रम्प जी ने वो कहा था कि ईरान के ऊपर कुछ टैरिफ वगैरह लगा देंगे। तो हालांकि उसका उतना कुछ खास इंपैक्ट हुआ नहीं था, बट उससे बड़ा इंपैक्ट ये हो गया है कि जो पहले आप देख रहे हैं, आई थिंक लास्ट ईयर वो जो रेड सी क्राइसिस हुई थी ना, जहाँ पे आपकी जो ये जो येमेन वगैरह के बारे में आपके जो भी टैंकर्स वगैरह होते थे ना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनमें दिक्कत आ गई थी। और अभी तो पूरा ईरान के साथ पूरी वॉर स्टार्ट हो गई है। तो उसके कारण पूरी जो लॉजिस्टिक्स है वो आपकी मिडिल ईस्ट की डिस्टर्ब हो गई है। अब उससे क्या है, केआरबीएल का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है वो पूरा अफेक्ट हो गया है। अब कंपनी तो एक इंटरव्यू में बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज बहुत लंबी चली तो इनको कुछ इंपैक्ट दिखेगा, बट अगेन उसके कारण एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, और ऑफकोर्स इनका 30% रेवेन्यू वहां से आ रहा है तो वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा इशू हो गया आपका केआरबीएल के साथ। अब बात करते हैं एल्टी फूड्स के बारे में। अब देखिए एल्टी फूड्स क्या है, उनके ऊपर एक तो लग रही है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को लगती है, कुछ वो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कारण वाया लगते हैं। तो एक तो उनका वो वाला केस चल रहा है, तो वहां से दिक्कत आ गई। उसके उससे बड़ा आप दिक्कत देखेंगे जो ये जो मिस्टर ट्रम्प जी के जो टैरिफ वगैरह होते हैं ना, अब ये लोग यूएस मार्केट में लगभग 46% रेवेन्यू सर्व करते हैं, तो उसके कारण इनका वहां से भी दिक्कत आ गया। तो बिजनेस में वहां पे भी इशू चल रहे हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ स्पेसिफिक इश्यूज डिस्कस करता हूँ जो आपका खास करके केआरबीएल के बारे में है। तो आप देखेंगे केआरबीएल के जो मैनेजमेंट है, अभी कुछ महीने पहले आई थिंक कुछ रेजिग्नेशन वगैरह इस तरह की कुछ चीजें आई थी, तो उससे अगेन ओवररैंक होता है। इसके अलावा और दो और बड़े इशूज हैं, तो सेकंड इशू के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब देखिए आपने ये देख लिया कि जो एल्टी फूड्स और केआरबीएल है, दोनों जो है अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हो गए। अब अगर मैं बात करूं कि आपने ये देखा जो आपका एल्टी फूड्स है लगभग नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में डोमिनेट करता है, तो यहीं पे आपको कंपैरिजन भी दिख जाएगा। तो देखिए एल्टी फूड जो है वो अपना क्या कर रहा है, अपना एल्टी फूड्स जो है इंडिया के केस में वो भी मार्केट से अपना लूज कर रहे हैं, और जो केआरबीएल भी है वो भी इंडिया के केस में मार्केट शेयर को लूज कर रहा है। तो दोनों ही मार्केट शेयर को लूज कर रहे हैं, बट एक यहाँ पे विन कर रहा है और एक यहाँ पे लूज कर रहा है। ऐसा क्यों कि अब जो एल्टी फूड्स है ना वो आपका जो लोअर प्राइस सेगमेंट हो गई वहां से निकल रहा है, और जो प्रीमियम मार्जिन वाले प्रोडक्ट हो गए ना उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है एक बेटर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इसके मतलब स्ट्रेटेजिकली वहां पे अपने मार्जिन को लूज कर, मतलब मार्जिन कह रहा हूँ, कहने का मतलब क्या, वहां पे ये बेसिकली मार्केट शेयर उसको लूज कर रहे हैं। वहीं जब आप ये आपके केआरबीएल को देखोगे ना, तो मिडिल ईस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वहां पे इनके जो अलग इश्यूज है। अब इंडिया के केस में आते हैं। अब इंडिया के केस में देखिए, अब मार्केट शेयर क्या है इनकी, लगभग आप मार्केट शेयर देखेंगे लगभग 35 से लेकर 37% के बीच में इनका ओवरऑल मार्केट शेयर है, वो थोड़ा वैरी करते रहता है। अब देखिए नेट जो है मार्केट शेयर इनका लूज हो रहा है। मार्केट शेयर लूज कहाँ पे हो रहा है, आपका जनरल ट्रेड हो गया, फिर आपकी जो ये जो मॉडर्न ट्रेड होती है। जनरल ट्रेड क्या होती है, जो आपकी जो शॉप्स वगैरह होते हैं ना उनके बारे में बात हो रही है। अब जो मॉडर्न ट्रेड है वो बेसिकली क्या, आपकी जो ये जो होते हैं ना जियो के रिलायंस मार्ट वगैरह हो गए, डी मार्ट वगैरह हो गए, इस तरह की जगहों में इनकी मार्केट शेयर लूज हो रहा है। मार्केट शेयर लूज क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपने वो रिलायंस मार्ट वगैरह जो भी शॉप्स होते हैं अगर आपने वहां पे गए हैं, तो आप देखेंगे कि एक बार जब आपका ब्रांड बन जाता है तो वहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं वो खुद का अपना राइस वगैरह सेल करने लग जाती है ना। तो अब कहने का मतलब क्या है, आपकी खुद की ब्रिक एंड मोटर की आपकी शॉप हो गई, वहाँ पे पूरी कस्टमर आती है। अब रिलायंस वगैरह क्या करेंगे, वो लोग खुद के अपने चावल वगैरह सेल करने लग जाएंगे और उस पर डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं। अब जो कस्टमर जो होता है, कस्टमर की काफी विलिंगनेस होती है कि वो एक नया ब्रांड को बेसिकली परचेस करे, उसकी क्वालिटी चेक करे। अब उसके कारण जो क्या हो रहा है, उसके कारण जो केआरबीएल है उसका मार्केट शेयर लूज हो रहा है। तो वो एक नेगेटिव साइन है, और ये कुछ क्वार्टर से हो रहा है। अब देखिए जो मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट बेसिकली इस चीज को कंफर्म करता है एक तरह से, बट एट द सेम टाइम ये लोग ये भी कहते हैं कि जो ई कॉमर्स है वहां पे हमारा मार्केट शेयर गेन हो रहा है, बट अगेन ओवरऑल इंडियन बेसिस पे इनका मार्केट शेयर यहाँ पे लूज हो रहा है। तो ये चीज है। और दूसरी चीज क्या होती है, जब देखिए अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो होते हैं, जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वो लोग भी आ जाते हैं, और उसके कारण भी कॉम्पिटिशन इनको फेस करना पड़ता है। अब इसके अलावा एक और इशू है। अब देखिए दोनों जो कंपनी है काफी समय से काम कर रहा है, तो इनकी जो बैलेंस शीट है इनके पास कैश काफी ज्यादा है। अब यहीं पे जो कैश एलोकेशन स्ट्रेटेजी है ना दोनों बिजनेस की, देखिए कैसी है। एल्टी फूड्स जो है, एल्टी फूड्स क्या कर रहा है, अभी हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में उनको लगभग 10% का पूरा रेवेन्यू आता है। तो वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्रेसिवली अपना
एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। फिर यूके वाली जो मार्केट होगी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गया, रेडी टू कुक और रेडी टू हीट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके अमेरिकन मार्केट और जो आपकी यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे जाइए उसको सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है ना वो आपकी 20-30% के आसपास आ रही है। तो वो लोग अपने जो पैसे हैं उसको अपने नए-नए बिज़नेस की तरफ बढ़ाने की तरफ लगा रहे हैं और रैपिड पेस में एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केयरवेल नहीं कर रहा है, वो भी उनका अपलाइन ब्रांड है, वहाँ पे वो लोग पैसा लगा रहा है। हालाँकि दोनों के केस में वो जो दोनों बिज़नेस है वो आपको कैश बर्निंग मोड में है क्योंकि अभी वो एबिटा और प्रॉफिटेबल हुआ नहीं है। अब यहीं पे देखिए, जो केयरवेल क्या करता है, वो ये लोग ये कहते हैं कि हम रियल एस्टेट वगैरह में जाने की बात नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखिएगा ना, इन्होंने क्या किया है, लगभग 1000 करोड़ का जो रुपया आपने बैलेंस शीट से निकाला है, उससे क्या कर रहे हैं ये लोग, आपका कुछ आई थिंक पानीपत में एक प्लांट है इनका, वहाँ पे कुछ लैंड वगैरह लिया है और कुछ आई थिंक इनकी एक प्लांट को, प्रोसेसिंग प्लांट को शिफ्ट करने की बात थी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली रियल एस्टेट की कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको जो पैसा, इनका जो कैश था, वो म्यूचुअल फंड से उनको उतने रिटर्न्स मिलते नहीं थे। बट अगेन आप देखिए, इससे ये दिखता है कि जो बिज़नेस बिज़नेस जो है आपकी, जो इनकी कोर बिज़नेस था, उससे हट के ये जो लैंड वगैरह इसकी ऑपरेशंस को लेके उस तरफ उसको सेल परचेज़ करने की बात करते हैं। तो अगेन आपको दिखता है कि बिज़नेस आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें अब ओके, अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं इनके कैश फ्लोज के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने यहीं पे आपको थोड़े से अगेन राइस एज़ अ क्रॉप के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों जो कंपनी है, इनका अगर आप इन्वेंटरी देखोगे ना, इन्वेंटरी बहुत लंबी दिखेगी आपको। अब आप अगर आप इसको रिकॉल कीजिए, आपने ये देखा जो मनोरमा इंडस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि उनकी इन्वेंटरीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। ज़्यादा क्यों थी? बिकॉज़ उनको अपने बेसिकली जो सीड्स वगैरह उसको लेके रखना पड़ता है ना अपकमिंग सीज़न के लिए। तो वैसा ही कुछ आपकी इन दोनों कंपनी के केस में भी होता है। तो इनको भी बेसिकली क्या है, चावल की एजिंग करनी पड़ती है, आपको बासमती राइस की एजिंग करनी पड़ती है। जितना एज होता है, तो वो उतना बेटर प्रोडक्ट बन जाता है। उसके ऊपर आपको उतना ज़्यादा बेसिकली मार्जिन्स और प्रीमियम मिलता है। तो अब देखिए, यहीं पे दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब एल्टी फूड्स के केस में अगर आप याद कर सकते हैं, तो मैंने कहा था अभी कि जास्मिन जो राइस है, उसको आपको ये लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से प्रोक्योर करते हैं और उसको सेल करते हैं आपके यूएस में। एट द सेम टाइम ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो इनकी इन्वेंटरी होती है, वो अपने जो यूएस के बेसिकली स्टॉकेट्स वगैरह हो गए ना, वहाँ पे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी जो नेट इन्वेंटरी डेज़ है इन द केस ऑफ एल्टी फूड्स, वो आपकी कम हो जाती है। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ इन द केस ऑफ केआरबिल, केआरबिल क्या है, सिंस पूरा-पूरी आपके बासमती राइस में काम करता है और आपके मिडल ईस्ट मार्केट में भी काम करता है, तो इनके पास जो इन्वेंटरी होती है, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखनी पड़ती है। तो पहला तो कंपैरिज़न यहाँ पे हो गया। अब दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बोला कि इनकी जो कुछ इन्वेंटरी होती है, वो आप ये लोग अपने यूएस में रखते हैं एल्टी फूड्स, तो उससे क्या होता है, इनका जो पेबल डेज़ है इन द केस ऑफ आपका ये एल्टी फूड से वो बढ़ जाता है। तो आपकी इन्वेंटरी भी बढ़ गई और पेबल डेज़ भी बढ़ गया। अब पेबल डेज़ तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे नेगेटिव में आता है, तो उससे आपको नेट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। तो नेट-नेट जो आपकी पूरी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे ना, इन द केस ऑफ आपका ये एल्टी फूड से, वो मच बेटर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर आपका जो केआरबिल है। अब देखिए, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? इसका इम्पैक्ट इसलिए इस पे होता है कि जो बिज़नेस जो है ना, जब आप एल्टी फूड्स को देखोगे, तो पिछले काफ़ी समय में इनका जो आरओसी है, मतलब जो कैपिटल एफिशिएंसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो आपकी दिखेगा कि आपको बढ़ा है और कहने का मतलब अब ये 19-20% के ऊपर हो गया है। वहीं जब आप केआरबिल को देखोगे ना, तो उसका जो बिज़नेस की एफिशिएंसी है, वो फ्लक्चुएट करते रहती है। दूसरा चीज़ क्या होता है, आप ये देखेंगे जब एल्टी फूड जो है वो कंटीन्यूअसली कैश जनरेटिंग इंजन है ना? क्योंकि वो एक तरह से आपका मार्जिन्स वगैरह भी इनकी इम्प्रूव, मार्जिन्स इनकी स्टेबल रही है। वही जब आप देखते हो ना केआरबिल को, केआरबिल के केस में आप ये भी देखेंगे, इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, वो भी फ्लक्चुएट करते रहता है। फ्लक्चुएट क्यों करता है? अगेन, कभी-कभी क्या होता है, जब राइस की जो बेसिकली इनकी जो इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी गेन समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, वो कैसे-कैसे वैरी करता है, उस पर डिपेंड करेगा। वही चीज़ आपको एल्टी फूड्स के केस में उतनी नहीं दिखती है। तो एल्टी फूड्स जो है, उसका जो बिज़नेस मॉडल हो जाता है, मोर प्रेडिक्टेबल हो जाता है। उनकी जो कैश जनरेटिंग मॉडल है, वो आपकी बेटर हो जाती है। वहीं जब आप केआरबिल को देखोगे ना, तो केआरबिल के केस में क्या होता है, कुछ सालों में उनका जो वो लोग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ सालों में वो लोग कैश फ्लो नेगेटिव हो जाते हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे ना, तो जैसे केआरबिल आपके जो एल्टी फूड्स है, वो जैसे-जैसे आपकी जो रेडी टू हीट वाले फूड हो गया और जो आपकी ये वाली है ना, जो ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह हो गए, उसकी तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये लोग एक धीरे-धीरे आपकी एफएमसीजी कंपनी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो कमोडिटी साइकिल का इम्पैक्ट है इन द केस ऑफ एल्टी फूड्स, वो कम होते जा रहा है और जो केआरबीएल में वहीं पे है या उतना चेंज नहीं हुआ है। इस चीज़ का रिजल्ट आपको क्या दिखता है? इस चीज़ का रिजल्ट आपको ये दिखता है कि इन द केस ऑफ एल्टी फूड्स, पिछले अगर आप 4 या 5 साल को देखोगे ना, तो एल्टी फूड्स जो ग्रो किया है, लगभग 15% सीएजीआर पे ग्रो किया है और अभी तो ये लोग डबल डिजिट में ग्रो करने की बात करते हैं और इनका जो बचा हुआ दोनों सेगमेंट है, जो रेडी टू हीट और जो ऑर्गेनिक फूड वाला सेगमेंट है, वो फास्टर पेस में ग्रो कर रहा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर बासमती राइस का सेगमेंट। वहीं जब आप केआरबिल को देखते हो ना, तो वो लगभग डबल डिजिट, मतलब 10% के आसपास मान लीजिए, आई थिंक 10% से भी कम पे वो ग्रो किया है, मतलब सिंगल डिजिट 7-8% के आसपास वो ग्रो किया है। एक और चीज़ देखेंगे इन द केस ऑफ आपको अल्टीमेट में ये दिखेगा कि आपको वहाँ पे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिला है? बिकॉज़ कॉस्ट पे कंट्रोल है, वर्किंग कैपिटल आपकी उनकी बेटर है। तो वो लगभग उनका जो पैट ग्रोथ है, वो अभी भी यही कहते हैं कि हमारा जो पैट ग्रोथ आएगा, वो हायर देन आएगा जो आपकी एबिटा ग्रोथ से है। तो आपको अगेन यहाँ पे भी दिखता है ना कि दोनों बिज़नेस में कैसे कंपैरिज़न है, एक का मॉडल कैसे काम कर रहा है, एक का मॉडल कैसे काम कर रहा है। अब यहीं पे इसका जो रिजल्ट देखेंगे ना, जब आप इसको देखेंगे ना, जो वैल्यूएशंस मिलता है, दोनों एक ही सेगमेंट में काम करता है, दोनों मार्केट लीडर हो गया एक तरह से। तो आप यू विल फाइंड कि जो एल्टी फोर्स है, उसको लगभग 20 से ऊपर का पीई मिलता है
और जब आप इसको देखोगे ना केआर बिल को देखोगे तो उसको लगभग 10 के आसपास पी मिलता है काफी समय से। तो ये चीज है। अब देखिए ये दोनों बिजनेस के बारे में हो गया। अब क्या इससे ये प्रूव, इससे तो चलिए इतना तो क्लियर हो जाता है कि एल्टी फूड जो है उसका बिजनेस मॉडल एक बेटर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद केआरबीएल। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अब ये दोनों जो बिजनेस है ना, ये दोनों बिजनेस अभी भी काफी कॉमोडिटी साइकिल की तरफ ही काम करते हैं और दोनों के केस में आपको फ्लक्चुएशन काफी दिखती रहती है। तो आपको इस तरह से देखना है। अब यहीं पे हम लोग कुछ ये समझ लेते हैं कि क्या, जब मैं एक बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो क्या मतलब मुझे एल्टी फूड्स या केआरबीएल को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अब अगर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, केआरबीएल है, एल्टी फूड्स है, तो ऑफ कोर्स एल्टी फूड्स बिकम अ मच बेटर attractive business when you are comparing it with केआरबीएल। हाउएवर जब हम एफएमसीजी पूरे स्पेस में देखेंगे तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी देखा था, आपके सीसीएल प्रोडक्ट्स हो गया, विंटेज कॉफी हो गया, हिंदुस्तान फूड्स काफी अच्छा कर रहा है, फिर आप देखेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज है वो काफी अच्छा कर रहा है। तो आपको बिजनेस मॉडल में कंपैरिजन करना भी मतलब ध्यान में होना चाहिए कि किसका कौन ज्यादा बेटर कैश जनरेटिंग है, किसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रही है, कहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा है, कौन अपने केपेक्स के जो अपनी पैसा है बेसिकली बैलेंस शीट में जो पैसा है उसको कौन केपेक्स में खर्च कर रहा है। जैसे केआरबीएल हो गया, आपने देखा वहाँ पे रियल एस्टेट वगैरह में वो लोग खर्च कर दे रहे हैं, ऑल्दो वो लोग कहते हैं कि हम रियल एस्टेट पे नहीं जा रहे हैं। तो बट उस तरह से कुछ आपको देखना है। तो इस तरह से आप देखिए पूरे बिजनेस को। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो मोस्टली पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट बस इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि मतलब देखिए अभी जैसे दोनों बिजनेस जो हो गया ना, दोनों के दोनों बिजनेस प्रेजेंटली तो बहुत ज्यादा अपने इश्यूज फेस कर रहे हैं। इश्यूज क्यों फेस कर रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, रादर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक केस में टैरिफ का इशूज है, एक केस में पूरा जियोपॉलिटिकल इशूज हो गए मिडिल ईस्ट वाले, वो वाले फैक्टर्स चल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब मैं अपने पोर्टफोलियो में 10 या 15 कंपनी रखने की बात करता हूँ तो आपको ये भी देखना है कि जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ अगर एफएमसीजी स्पेस में, तो आपको बाकी कंपनी से भी कंपेरिजन देखना चाहिए। और बाकी तो बिजनेस अच्छा कर रहा है। आप देखिए यहीं पे एक और ये भी चीज है कि अभी कितना टफ टाइम्स है, इसके केस में भी आप अगर एल्टी फूड्स को देखोगे ना या फिर केआरबीएल को भी देखिए, इनके नंबर्स ठीक ठाक ही आए हैं। मतलब जो इश्यूज है उसके कंपैरिजन नंबर्स ओके ही आए हैं। तो आप इस तरह से इस बिजनेस को देखिए और कुछ डाउट्स होंगे तो आप इसको पूछिए। मैं खास करके इसके नंबर्स वगैरह के बारे में नहीं किया क्योंकि जो बिजनेस है इनकी कॉमोडिटी साइकिल है उसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था व्हेन यू आर रादर देन लुकिंग एट द नंबर्स। एक और चीज, जब आप एल्टी फूड्स को देखोगे ना, आपको इस क्वार्टर का नंबर दिखेगा कि वो 20-30% पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। वो नंबर बेसिकली वो मान लीजिए इज एब्रेशन है। एब्रेशन क्यों है? बिकॉज वहां पे टैरिफ का इम्पैक्ट आ गया और दूसरा आपका ये जो सब्सिडरी है ना, इन्होंने जो बेसिकली जो कंपनी एक्वायर की थी ना, गोल्ड स्टार, आई थिंक गोल्ड वाली जो कंपनी है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंपनी होगी, उसका नंबर ऐड हुआ है। बट अगर आप उसको नॉर्मलाइज करोगे तो अगेन उसका नंबर आपका 10-11% भी आएगा। तो वो भी पैरामीटर है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।